नाज़रीन, दुनिया की तारीख उठाकर देखें, उसका मुताला करें तो मालूम होता है कि कोई भी जंग जीतने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो किसी भी फौज का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। अगर फौज बहुत बड़ी ताकतवर है लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप वो जंग नहीं जीत सकते। इसीलिए कोई भी जंग जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुत्तहिद रहना है, इत्तेफाक में रहना है और तंजीम के साथ आगे बढ़ना है। बेशक आप हक पर हैं और अगर आप मुत्तहिद नहीं हैं तो हक पर रहने के बावजूद आप वो जंग नहीं जीत पाएंगे। और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारी इस्लामी तारीख में भी मिलती हैं और दीगर तारीख का हवाला भी हमारे सामने है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही तलकीन की कि इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, और इसके साथ साथ जो हम सब के पूरे उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी इस चीज़ की ही तलकीन की कि उम्मत के अंदर इत्तेहाद होना ज़रूरी है। बेशक आप हक पे ही क्यों ना हो, लेकिन इत्तेहाद की इम्पोर्टेंस, इत्तेहाद की अहमियत उन्होंने भी हमें सिखाया है। यही वजह है कि कोई भी मैदान हो, चाहे वो सियासत हो या जंग हो, उसमें इत्तेहाद होना ज़रूरी है। और यूं महसूस होता है कि गुज़िश्ता 4 सालों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, उनके अंदर इत्तेफाक नहीं है। वो एक दूसरे को गद्दार फतवे और इस तरह के फतवे देकर एक दूसरे के अंदर तकसीम डाल चुके हैं, जिसकी वजह से वो हक पर होने के बावजूद उनको पसपाई का सामना करना पड़ रहा है, उनको कोई जीत नहीं मिल रही। और अभी हालिया दिनों में जो आजकल खबरें आ रही हैं उस पर ये सारी मैंने इसलिए भी तमहीद बांधी कि मैं जो आज आपके साथ जो वीलॉग में खबरें शेयर करूंगा उसका इसके साथ ताल्लुक बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो झूठ की के ऊपर फैलाई जा रही हैं। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि सुहेल अफरीदी के ऊपर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। फिर ये खबर फैलाई गई कि इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने, ये इस्लामाबाद में किसी किस्म का जलसा करने की जो है उससे भी रोक दिया है। तो ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करें कि इमरान खान की आंख, पहले खबर आई कि ज़ाया हो चुकी है, फिर खबर आई नहीं कुछ उसमें बेहतरी है, फिर खबर आई कि नहीं वो बेहतर हो रहे हैं लेकिन उनका इलाज हो रहा है लेकिन बेहतरी नहीं आई। फिर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने पहले रिपोर्ट पेश की। सलमान सफदर साहब की जो हालिया मुलाकात है उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू है उसमें जो इंपॉर्टेंट तशवीशनाक बात है कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो अभी भी उसमें बिनाई मुतासर हुई है और वो रिकवर नहीं हो पाए। यानी ये मामला है इमरान खान की सेहत का, उनकी आंख का। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है आप सब जानते हैं, मुकम्मल तौर पर खामोशी है। फिर एजाज चौधरी इस वक्त कोटलखपत जेल में है। एजाज चौधरी से मुतालिक कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, कोई हौसला अफजा खबरें नहीं आ रही, उनकी क्रिटिकल हालत है, वो जेल में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया ये बता रहा है कि जैसे वो एजाज चौधरी से लातालकी का ऐलान कर चुके हैं। ना उनसे कोटलखपत जेल में कोई मिलने जाता है, ना उनसे जो है वो उनकी तबीयत के हवाले से कोई बात की जाती है। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मामले को एक इशू तो समझे, इन्होंने तो इशू ही समझना छोड़ दिया है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर इस पर बात करेगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपका काम, आपका जो फर्ज है वो तो आप पूरा करें। मुअज्जिन का काम है अजान देना, कोई नमाज पढ़ने आता है या नहीं आता ये अलग मामला है। एजाज चौधरी की फैमिली को सपोर्ट करें, उनकी फैमिली को कम से कम ये एहसास तो होगा कि कोई पार्टी उनके साथ खड़ी है। एजाज चौधरी से हवाले से आवाज उठाकर शायद और कुछ ना हो, उनको अस्पताल ही मुंतकिल कर दिया जाए। सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं लाहौर में, सुहेल नामी शायद कारकुन है, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, उनको पेरोल के ऊपर रिहाई तक नहीं दिला सके और ये पेरोल पर रिहाई ना दिलवाने के बावजूद उस मामले पर खामोश रहे। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि जुल्म तो सह रहे हो लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहे। यानी इतना बड़ा इशू कि किसी एक कैदी की फैमिली में डेथ हो जाए और उस पूरी सियासी जमात को सांप सूंघ गया है, कोई बात नहीं कर रहा। मुझे तो इस वक्त एतराज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की उस क़यादत से भी एतराज है, उनसे भी शिकवा है कि एजाज चौधरी के मामले पर भी वो खामोश है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो इमरान खान की सेहत के ऊपर तो वो मुकम्मल ही खामोश नजर आते हैं। और उनकी आंख के ऊपर जब भी कोई बात हुई तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने पहले ये कहा कि ये सिर्फ 8 फरवरी के एहतजाज से
नजर हटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का धोखा है। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अब तक किया क्या? उनके मुज़ाकरात राना सनाउल्लाह की जो टियर है उससे तो ऊपर जा ही नहीं रहे। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ, या पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी, या पाकिस्तान में अदालतों की आज़ादी, पाकिस्तान में मौजूदा जो मार्शलाई निज़ाम है, जो अस्करी मीडिया है उसकी आज़ादी, मार्शलाई निज़ाम का खात्मा, क्या राना सनाउल्लाह से बातचीत करके दिलाई जा सकेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरीके से अपना अपोजिशन का रोल प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन का तो कोई रोल नजर नहीं आ रहा अगर सच पूछा जाए। और ये वजह है कि जब इमरान खान जेल से बाहर थे या इमरान खान जेल में थे, उनकी रसाई मीडिया तक थी या उनके लोगों तक थी, उनके वकला तक थी, उनकी फैमिली तक थी, तो इमरान खान कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी इर्रेलेवेंट नहीं हुई, अपोजिशन जमातें कभी इर्रेलेवेंट नहीं हुई। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी वकीलों से मुलाकातें रोकी गई हैं, जब से उनकी फैमिली से मुलाकातों को रोका गया है, वो मकसद जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो हासिल करने में कामयाब हो चुकी है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें कहीं नजर नहीं आ रही। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव जो चलता है वो हुकूमत का चलता है, चाहे वो मुज़ाकरात का हो, चाहे वो आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का हो, चाहे वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर का दौरा अमेरिका हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के दौरे हो, चाहे वो मरियम नवाज की बसंत हो, चाहे वो मरियम नवाज की गवर्नेंस से मुतालिक झूठे सर्वेज हों। ये सारी वो कहानियां हैं, वो इसलिए मंजर आम पर आती हैं, या इसलिए वो हाइप पकड़ती हैं, या इसलिए उनको आप पजीराई मिलती है, या इसलिए वो मीडिया के अंदर रहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की नालायकी है। और अपोजिशन हक पर होने के बावजूद मुतहिद नहीं है, उनके अंदर तंजीम कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं इत्तेहाद नहीं नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे ऐसे वाकयात जो इसके ऊपर पूरी दुनिया हिल जाए, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचाया जा सकता है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। जैसे एजाज चौधरी की तबीयत का मामला है, जैसे सुहेल जो वर्कर हैं उनकी अहलिया के इंतकाल का मामला है, जैसे इमरान खान की सेहत का मामला है। इमरान खान की आंख जो है वो इलाज तो हो रहा है, लेकिन सलमान सफदर उनके वकील ये कह रहे हैं कि अभी तक उनकी बेनाई जो है वो वापस नहीं आई, यानी वो जो इलाज हो रहा है वो नाकाफी है। तो उनकी आंख में जो क्लॉटिंग हो रही है उसका वजह जानना बहुत जरूरी है। वो मामला भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। सरकारी डॉक्टर, सरकारी बोर्ड के इलाज के ऊपर ये पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीन करके बैठ चुकी है। तो अगर ये लोग बात नहीं कर सकते पंजाब की अपोजिशन, पंजाब में तो कोई अपोजिशन लीडर नजर ही नहीं आता कि पंजाब का अपोजिशन लीडर कर क्या रहा है, पंजाब असेंबली में हो क्या रहा है। पंजाब में इस वक्त मैं देख रहा था कि गैलप सर्वे, कोई एक सर्वे हुआ कि मरियम नवाज की मकबूलियत, अब एक मकबूलियत तो क्या, लोगों के पास कोई जाए तो सही, मकबूलियत तो वैसे ही क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन पंजाब में अपोजिशन बिल्कुल मंजर आम से गायब हो चुकी है। पहले वो हालिया हमजा साहिबा जो है वो फिर भी किसी कदर अपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए हैं। ये पंजाब असेंबली के जो एमपीएस हैं फिर ये इस्तीफा दे दें, मुस्ताफी हो जाए। अगर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इसीलिए ये इलेक्शन जीते हैं कि इमरान खान जेल में है, ये इसीलिए इलेक्शन जीते हैं कि पंजाब में कोट लखपत जेल में एजाज चौधरी साहब जेल में है, मियां महमूद और रशीद साहब जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है। इन्होंने जेलें काटी हैं तो इनको लोगों ने वोट दिए हैं और ये इसीलिए एमपीए मुंतखब हुए हैं, और इन लोगों का तो कोई नाम ही नहीं लेता। तो ये सितम जरीफी है। तो ये सारी तमहीद मैंने स्टार्ट में इसलिए बांधी कि आप हक पर होते हैं लेकिन आपके पास इत्तेहाद नहीं है, आप मुतहिद नहीं है, आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप हक पर होने के बावजूद बातिल से शिकस्त खा लेते हैं। और इस वक्त बातिल जो है वो जाहिर है ये जो मौजूदा रिजीम है, ये मौजूदा रिजीम तो इस वक्त इनको तो कोई मसला ही नहीं है। ये मामला तो कभी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि सुहेल अफरीदी से मुतालिक इमरान खान ने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया, उसका तो आपने देख लिया होगा कि सलमान सफदर साहब ने उसकी बिल्कुल तरदीद कर दी है, ऐसी कोई खबर ही नहीं है। और उन्होंने ये कह दिया है कि इससे मुतालिक इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे तो इस खबर के ऊपर भी शक है कि जो ये फ्लोट करवाई गई कि इमरान खान ने कौमी सतह के फैसले पर इख्तियार सुहेल अफरीदी से वापस ले लिया है, मुझे तो ये खबर भी अस्करी मीडिया की फीड हुई खबर मालूम होती है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो प्रेशर माउंटेन हो रहा है, जो वो ये कारकुन ये समझ रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को कॉल देनी चाहिए, वो कॉल ना दे सके। तो मेरे ख्याल से क्योंकि दूसरी तरफ अगर महमूद खान अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास हैं
ان کے पास कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती। और दूसरा, सियासत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है स्ट्रीट पावर, और दोनों जमातों के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। महमूद खान अचकजई के पास अपनी सियासी तौर पर स्ट्रीट पावर तो है नहीं है ना। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर तो है, लेकिन वो उनके ऊपर कितना रिलाय और कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। अपनी पार्टी पर अपने फौज के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। ये तो नहीं है कि आप किराए की फौज ले लें और फिर आप जंग लड़ेंगे तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त कतर, ओमान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत का हुआ है। तो जब अपनी फौज ही कमजोर होगी, उनके पास अपनी फोर्सेस नहीं है, अपनी कारकुन नहीं है, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रीट पावर नहीं है, तो वो पीटीआई के बल के ऊपर किसी एहतजाज का ऐलान नहीं कर सकते। मुझे इस पर भी बहुत बड़ा एतराज है कि ये किस तरह का फैसला है इमरान खान का कि एहतजाज की कॉल जो है वो महमूद खान अचकजई देंगे। महमूद खान अचकजई पीटीआई के तंजीम को लेके, स्ट्रीट पावर को लेके कैसे एहतजाज की कॉल दे सकते हैं? उनको तो आइडिया ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं होगा कि लोग कहां से निकालने हैं, कहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो ये स्ट्रीट पावर के बगैर सियासत नहीं हो सकती, और खासतौर पर अपोजिशन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तो स्ट्रीट पावर के बगैर कुछ लोग इक्तदार में भी बैठे हुए हैं, ये अलग मामला है। कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से भी आपको आगाह कर देते हैं। ट्रंप को शदीद सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। ईरान से मार खाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जहां जहां पर भी जा रहे हैं उनको शदीद सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे याद है जब मैं नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कवर करने के लिए अमेरिका में मौजूद था, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई मकबूल सियासतदान थे अमेरिका में। लेकिन जब अब हमें अक्सर यहाँ पर कनाडा में मुख्तलिफ अमेरिकन जो हैं वो आते हैं और यहाँ का दौरा करते हैं, तो उनसे जब मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जो आम शहरी हैं अमेरिका के, वो जब बात करते हैं तो उनमें से अक्सर लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के वोटर हैं वो अब ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस जोकर को अपने ऊपर मुसल्लत करके इसको वोट देकर। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी अमेरिका में, वो पॉपुलैरिटी अब नहीं रही जो 2 साल पहले थी। तो ये तो अब अमेरिका के अंदर की सिचुएशन है, और अमेरिका के बाहर ये सिचुएशन ये है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के इंतखाबात में जिस उम्मीदवार की हिमायत की, जो 17 सालों से हुक्मरान है, हुकूमत कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की हिमायत के बाद वो इंतखाबात हार जाते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो है इस वक्त सूरत हाल है, और वो इस वक्त अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए एक बार फिर पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, यूरोप की तरफ देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ अपनाए हुर्मुज़ खुलवाना पड़ेगा, और खोल सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनका साथ नहीं दे रही। खासतौर पर फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये कहा है कि जब ये मामलात हल हो जाएंगे, ये चीजें अपनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, तो फिर हम ईरान के साथ बातचीत के जरिए इस अपनाए हुर्मुज़ की ऑपरेशन को किस तरीके से चलाना है ये बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस वक्त हम कोई एग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ कनाडा के जो वजीर आजम है मार्क कार्नी, उन्होंने भी एक जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने भी ये कहा है कि वो दौर अब गया कि जब कनाडा की फौज $1 में से कई सेंट्स जो हैं वो अमेरिका को दिया करता था। अब हमने ये फैसला किया है कि अमेरिका को कनाडा की तरफ से कोई पैसे फौज की मद में नहीं जाएंगे, और हमें जो है वो अब वो बुनियादी तौर पर अब कनाडा की तो सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। कनाडा ने एक तरफ फील किया है, बेट्रेड फील किया है, और ऐसा महसूस उन्होंने किया है कि जैसे अमेरिका ने उनके पीठ में खंजर घोंपा है, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसीलिए मार्क कार्नी जो कनाडा के वजीर आजम है वो यूरोपीय ममालिक से भी ये अपील कर रहे हैं कि अपनी आंखें खोलें, और हमें अब बजाय इसके कि इन सुपर पावर्स पे ऊपर रिलाय करने के मिडिल पावर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तजारती ताल्लुकात को बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उसके हवाले से कुछ अपडेट आपको देता चलूं कि ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। हमने बहुत 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि मुज़ाकरात की नाकामी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, और वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने के ऊपर ईरान जो है वो अमेरिका की पहली यही शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाया जाए, और उसके बाद ईरान के मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन ईरान ये समझता है कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक दफा खोल दिया तो फिर दोबारा हमारे मुतालबात जो है वो नहीं माने जाएंगे, सैंक्शंस नहीं हटाई जाएंगी, हमारे एसेट्स रिलीज नहीं किए जाएंगे। इसीलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने के ऊपर राजी नहीं हुआ, और यही हमने खबर 2 दिन पहले दी थी। और आज ईरान के ऑफिशियल्स ने भी ये स्टेटमेंट जारी की है कि अमेरिका को, जो मैं आलमी मीडिया में ये खबरें देख रहा था, कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और अमेरिका कोई रिलायबल
نہیں ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو اس لیے اسٹریٹ آف ہارمز ہم نہیں کھولیں گے۔ ایران چاہتا ہے کہ پہلے ان کے مطالبات یہ مانے جائیں کہ ان کے ایسٹ ریلیز کیے جائیں، ان کے اوپر پابندی ختم کی جائے، غزہ اور لیبنان میں جنگ بندی کی جائے، پھر اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کھولے گا۔ اور جو نیوکلیئر پاور جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر پاور والا جو معاملہ ہے وہ اولین بات چیت کا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہم کھول دیتے ہیں، آپ ہمارے ایسٹ ریلیز کر دیں، کم سے کم ہم ایسٹ ریلیز نہیں کر رہے تو کم سے کم آپ جو ہے وہ جو غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہے اور ساتھ ہی جو پابندیاں ایران کے اوپر لگائی گئی ہیں یہ بند کریں، یہ ختم کریں پابندیاں، اسٹریٹ آف ہارمز ہم کھول دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے مرحلے میں ہم نیوکلیئر پاور کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ایران از ویری کلیئر، ایران از ان کمفرٹیبل پوزیشن، اور اس وقت امریکہ تنہائی کا شکار ہے۔ امریکہ اس وقت چاہ رہا ہے کہ ایران جانے والے رستوں کو بند کر کے پوری دنیا کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کا ساتھ دیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر بات چیت کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ ایران کی دھمکی، امریکہ کی ایران کو دھمکیاں کام نہیں آنے والی، اور ایک بار پھر مذاکرات ہی حل کا اس مسئلے کا حل ہوگا، اور مذاکرات کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی چانس نہیں موجود۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔